गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि लेसन नंबर 16, इसमें अपने पाठ का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था हमारे विश्व में इसका नाम रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से अन्य अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हम इस लेसन में पढ़ेंगे एक एक नंबर के जो मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों क्वेश्चन 3 अंक के होंगे। छोटे प्रश्न है, इसलिए एक एक परिभाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण जानना जरूरी है। इन प्रश्नों में हमें समझने के लिए देखिए, पाठ से हमें पता लगता है कि हम इसका शुरुआत का जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें दिया है कि आज हमारी जो विकास का जो स्तर है हमारे विश्व में अन्य देशों में इसका बहुत ही महत्व है। हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों का वर्णन किया गया। मैं आपको परिभाषित करूंगा। अर्थव्यवस्था आपको लिखाई गई परिभाषा है और फिर है मुख्य पॉइंट चुनौतियां। आप जानते हैं चुनौतियां शब्द जो है, चुनौतियों को अगर हम किसी परिभाषित तौर पर कहें तो पहला आता है चुनौती। अब देखिए, एक चुनौती किसी कार्य में आने वाली बाधा या मुश्किल को चुनौती कहते हैं। ये एक सामान्य परिभाषा है कि कोई भी मुश्किल आती है, किसी कार्य में कोई बाधा आती है तो उसको कहते हैं चुनौतियां। किंतु भारत के समक्ष एक चुनौती नहीं है, अनेकों बहुत सी चुनौतियां हैं। इसलिए हमको चुनौतियों की परिभाषा के रूप में हम लिखेंगे कि किन्हीं कार्यों में आने वाली बाधाओं या मुश्किलों को चुनौतियां कहते हैं। अब देखिए, भारत के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। जहां हम उन चुनौतियों की चर्चा करें कि हमारे समक्ष यहाँ प्रमुख चुनौतियां हैं, जो इस लेसन में हमारे को 3 चुनौतियां बताई गई है कि हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष वैसे तो अनेक चुनौतियां हैं, किंतु यहाँ हम 3 चुनौतियों के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। पहली चुनौती है मूल्यवृद्धि, दूसरी गरीबी और तीसरी है बेरोजगारी। तो संक्षेप में छोटा प्रश्न बनता है कि भारत के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियों का नाम बताइए। तो हमें पता है कि 3 चुनौतियां हैं, तो हम तीनों में से किसी एक को परिभाषित कर सकते हैं। दोनों में से, तीनों में से कोई 2 बतानी होती है तो हम 2 बता सकते हैं, चाहे तो आप मूल्यवृद्धि, गरीबी या बेरोजगारी। अब देखिए, मूल्यवृद्धि को अनेक नामों से जाना जाता है। मूल्यवृद्धि, इसको मुद्रास्फीति भी कहते हैं, इसको महंगाई भी कहते हैं। अब यहाँ विस्तार से दिया है कि हमारे देश के समक्ष ये 3 चुनौतियां हैं। इन तीनों चुनौतियों को हम स्थिति से अवगत कराएंगे कि हमारे जो समाज में किसी भी प्रकार से जो बेरोजगारी, गरीबी और मुद्रास्फीति जो बढ़ रही है उसका कारण हमारी जनसंख्या है। हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। विश्व में भारत का स्थान जनसंख्या में दूसरा स्थान है। अब पहली चुनौती के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, मूल्यवृद्धि या मुद्रास्फीति। अब देखिए, मुद्रास्फीति अपने आप में कहते हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है, हम जानते हैं अपने सुखमय जीवन को बनाने के लिए हमें अनेक वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। किंतु जैसे हम कोई खिलौने खरीदते हैं, जूते चप्पल या आइसक्रीम वगैरह खरीदते हैं, तो कहते हैं कि उन वस्तुओं की प्रति दर जो है हर साल हम देखते हैं वो वस्तु धीरे धीरे महंगी मिलती है। अब धीरे धीरे महंगी मिल रही है तो हमें उसका मूल्य बहुत कुछ देना पड़ता है, और बहुत कुछ मूल्य जैसे ही बढ़ता है उस बढ़ने की दर को हम यहाँ प्रयोग में एक शब्द लेते हैं, मुद्रास्फीति। अब देखिए, मुद्रास्फीति जैसे बढ़ती है तो हम जानते हैं कि सामान्यतः वस्तु की कीमत बढ़ती है। कीमत बढ़ती है तभी मुद्रास्फीति बढ़ती है। अब देखिए, कीमत कि कोई वस्तु की जो कीमत होती है, मान लो, तो कीमत की डेफिनेशन आपने दी है कि कीमत भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कि किसी भी प्रकार से हमारी मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की एक इकाई का मुद्रा जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है तो हम उस वस्तु की कीमत कहलाती है। जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है, विनिमय में एक
प्रमुख परिभाषा है विनिमय की। लेन देन की प्रक्रिया को विनिमय कहा जाता है। कोई वस्तु हम दे रहे हैं और उसके बदले में मुद्रा दे रहे हैं या वस्तु दे रहे हैं तो उसको हम प्रमुखतः कीमत कहते हैं। तो कीमत की परिभाषा भी देखिए, एक अंक के लिए महत्वपूर्ण है कीमत। तो हमें कीमत की परिभाषा को भी लर्न करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा क्वेश्चन है कीमत की परिभाषा। अब देखिए कीमत के साथ साथ दूसरा नेक्स्ट पॉइंट दिया है हमारे यहाँ मुद्रास्फीति। अब देखिए मुद्रास्फीति को मैंने परिभाषित और पहले बताया है, इसको अनेक शब्दों से जाना जाता है। जैसे मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति को मूल्यवृद्धि, महंगाई के नाम से भी जाना जाता है। तीन नाम है इसके, मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, महंगाई। तो सामान्यतः कहा जाता है कि मुद्रास्फीति को हम परिभाषित लिखेंगे नोट्स में तो हमें कि सतत पारिभाषिक तौर पर हम इसको शब्दों में कहेंगे कि सामान्यतः कीमत स्तर में सतत वृद्धि की स्थिति को, जो लगातार, सतत का मतलब लगातार की स्थिति होती है तो हम उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। अब देखिए मुद्रास्फीति जैसे जैसे बढ़ती है इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि हम बाजार में भी देखते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, समाचार पत्रों में भी हम देखते हैं कि वस्तुओं के मूल्य दाम बढ़ रहे हैं। कोई वस्तु जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ने का प्रमुख कारण हम जानते हैं कि या तो उत्पादन कम हो रहा है या किसी प्रकार की महंगाई बढ़ने का कारण है कि उत्पादन का कम होना। जैसे आए दिन देखते हैं बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ना, तो या तो उत्पादन कम हो रहा है या लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही है। तो किसी न किसी स्तर के कारण हमारे यहाँ महंगाई या मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो हमें औसत कीमत का मतलब होता है, सामान्यतः कीमत स्तर का तात्पर्य अनेक वस्तुओं से भी दिया जाता है कि सामान्य कीमत की स्तर की कोई वस्तु है तो हमें कोई कीमत नहीं बताता, अपितु यह तो एक निश्चित वस्तु समूह की औसत कीमत को व्यक्त करता है। तो कोई भी वस्तु है उसकी औसत कीमत व्यक्त होती है, वो उस पर निर्भर करती है कि औसत कीमत क्या है, वह किस प्रकार निर्भर है। अब देखिए इस महंगाई को बढ़ने के माप क्या है कि मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाए, किस प्रकार इसको प्रमुखतः अधिक से अधिक पहचान की जाए। लेकिन हमें यह जानना है कि सामान्यतः कीमत स्तर में जो परिवर्तन मापने के लिए भारत में अनेक प्रकार के कीमत सूचकांक तैयार किए गए हैं। अब देखिए कीमत सूचकांक क्या होते हैं कि हमारे प्रमुखतः इन सूचकांकों में पहले आता है, जैसे हमारे दिया है कि थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और राष्ट्रीय आय अवस्थिति प्रमुख कारण है। ये मापने के प्रमुखतः इसके उपयोग में लिए गए हैं कि हमें सामान्यतः किसी भी स्तर से परिवर्तन को मापना है तो भारत में इसके अनेक मापक हैं। जैसे पहला है थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा राष्ट्रीय अवस्थिति इसके प्रमुख कारण हैं। लेकिन हमें ये जानना है कि ये सूचकांक जो अलग अलग होते हैं, तो सूचकांक अलग अलग होते हुए भी कोई भी मापनीय इकाइयों में औसत व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि सूचकांक के दिए गए आधार सापेक्ष किसी भी चर के आकार में परिवर्तन को दर्शाते हैं कि जो भी सूचकांक होते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव हो सकता है। जिसमें देखिए कि भारत में जो मुद्रास्फीति है उसकी जांच के लिए बताया गया है कि भारत में मुद्रास्फीति को किस प्रकार जांचा जाता है, उसके लिए क्या रखा गया है। तो देखिए भारत में मुद्रास्फीति का माप कहते हैं कि अलग अलग माप होते हैं, लेकिन इसके मापों में 3 माप दिए गए हैं। तो प्रश्न ये भी बनता है भारत में मुद्रास्फीति के मापक क्या क्या हैं। तो भारत में मुद्रास्फीति के मापक 3 हैं। थोक मूल्य सूचकांक, जैसा हमने यहाँ पढ़ा है, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और राष्ट्रीय आय अवस्थिति, ये इसके 3 हमने पढ़े माप। किंतु भारत में कहते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति की दर को थोक मूल्य सूचकांक से ही मापा जाता है। हमारे यहाँ
1950 के दशक से मुद्रास्फीति की औसत दर कहते हैं कि 1.7% थी, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि 1960 के दशक में 6.4% हो गई और हमारे 1995 तक इसकी मुद्रास्फीति ऊंची दर पर बढ़ती रही। लेकिन वर्ष 2001 से 2011 के मध्य हमारी मुद्रास्फीति जो वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है वो 4.7% बन रही है, यानी कि मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ रही है। हम इस आंकलन से जान सकते हैं कि जिसमें प्रमुखतः हमारी मुद्रा का प्रमुखतः वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो रही है। अब देखिए ये वृद्धि हमारे लिए क्या होती है, तो हम इस टॉपिक के नेक्स्ट दिया है कि मुद्रास्फीति से हानियां, कि देखिए हम जान गए हैं कि मुद्रास्फीति से क्या क्या हानियां होती है कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ते हैं, किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो हम ये जान सकते हैं कि मूल्य वृद्धि व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों के लिए हानि की एक श्रृंखला का निर्माण करता है, कि व्यक्ति को भी हानि होती है तो राष्ट्र को भी हानि होती है। कहते हैं कि इससे मुद्रा के मूल्य में कमी आती है, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। हमारे यहाँ कहते हैं कि मुद्रा की एक निश्चित मात्रा से पूर्व की वर्षों की तुलना में कम मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा रही है। अगर लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति मुद्रा के मूल्य को तेजी से गिराती है, क्योंकि मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। अगर वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, तो इस कारण से हमें मुद्रा से बहुत सी हानियां होती है, कि कहते हैं मुद्रास्फीति, महंगाई, मूल्य वृद्धि बढ़ रही है तो हमें हानियां होती है। व्यक्ति और राष्ट्र दोनों को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि व्यक्ति के पास बचत नहीं होती है। अब देखिए इसमें राष्ट्र हमारे जो वर्ग दिए गए हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ पर मजदूरी प्राप्त करने वाले वर्ग को सबसे ज्यादा हानि होती है। जो मजदूर वर्ग हैं उन सबको हानि होती है, जिनमें कहते हैं कि मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण माना जाता है। अन्यायपूर्ण कैसे माना जाता है? क्योंकि बचतकर्ता का मूल्य गिरता है। इसका मूल्य गिरता है, बचत करने वाले का मूल्य गिरता है, ऋणी को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। जो ऋण देता है, जो लोग ऋण देते हैं उनको तो मुद्रास्फीति से लाभ होता है, क्योंकि लोग और ऋण मांगेंगे, इसलिए कम मूल्य वाली मुद्रा वापस चुकानी होती है। तो इस प्रकार मुद्रा हमारे लिए बहुत ही प्रभाव डालती है। आर्थिक स्थिति की दर को गरीबी, बेरोजगारी, आय, धन के वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। हम इसके बारे में आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे कि किस प्रकार गरीबी और बेरोजगारी में मुद्रास्फीति अहम भूमिका निभाती है। जो लोग गरीब हैं उनको सबसे ज्यादा हानि होती है, मूल्य वृद्धि, महंगाई या मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो इसको नियंत्रण रखे जाने की आवश्यकता है। मूल्य वृद्धि को नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है। अगर मूल्य वृद्धि बढ़ती रही तो गरीबी और बेरोजगारी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। अब देखिए ये मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति का मांग प्रेरित तथा लागत प्रेरित स्वरूप, देखिए पॉइंट में दिया गया है स्वरूप, यानी कि मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति दो प्रकार की होती है, नोट्स में हमें नोट करना है। स्वरूप का मतलब है प्रकार। मुद्रास्फीति दो प्रकार की होती है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। नोट कीजिएगा, मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति दो प्रकार की होती है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। अब देखिए हम यहाँ जानेंगे, अपने दिया स्पष्ट है कि एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर प्रत्याशित व्यय। अब देखिए ये प्रत्याशित व्यय दिया गया है, जिसको हमें बताया गया है अपने समग्र मांग कहलाता है। तो परिभाषा नोट कीजिए, ये समग्र मांग, समग्र मांग की भी परिभाषा एक अंक के अंतर्गत आती है कि एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर प्रत्याशित व्यय
का जो योग होता है समग्र मांग कहलाता है। अब देखिए समग्र मांग कहते हैं कि समग्र मांग का स्तर उपभोग हेतु, निवेश हेतु वस्तुओं की मांग पर निर्भर करता है। जैसे मान लो विदेश क्षेत्र को विशुद्ध निर्यात का योग होता है। हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था के संसाधनों में उपलब्ध तकनीक के कारण हमें ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो यहाँ बताया गया है कि अर्थव्यवस्था के समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति के बीच उत्पन्न होने वाली असंतुलित कीमतों में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। कि जो ये समग्र मांग है समय के अनुसार बीच बीच में हमारी कीमतों में असंतुलन उत्पन्न कर देती है। अब देखिए असंतुलन उत्पन्न कर देती है तो ये हमारी महंगाई को बड़ी प्रभावित करती है। अब यहाँ समग्र मांग में वृद्धि के कारण देखिए, अब परिभाषा करेंगे हम दो स्वरूपों की। दो प्रकार की होती है मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित और लागत प्रेरित। पहला परिभाषित दिया गया है कि समग्र मांग में वृद्धि के कारण जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, इस समग्र मांग में वृद्धि के कारण जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। नोट कीजिएगा कि मुद्रास्फीति का पहला स्वरूप है ना मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। उसकी परिभाषा है कि समग्र मांग में वृद्धि के कारण जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। ये परिभाषा है मांग प्रेरित की। दूसरी परिभाषा है लागत प्रेरित। इसमें दिया है लागतों में वृद्धि के कारण, जैसे मान लो कोई वस्तु हम उत्पादन कर रहे हैं लागतों का मतलब है हमें किसी भी प्रकार से कोई वस्तु बना रहे हैं, लागत ज्यादा आ रही है, तो लागतों में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति में गिरावट से जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसे कहेंगे हम लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। तो देखिए मुद्रास्फीति के दो स्वरूप होते हैं, मांग प्रेरित और लागत प्रेरित। दोनों को हमने परिभाषित किया है और दोनों की परिभाषा कई बार आ चुका है इसका एक एक नंबर का प्रश्न। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों को ही हमें लिखना है पॉइंट बना करके कि मांग प्रेरित, दूसरा है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। पहली मांग प्रेरित मुद्रास्फीति इसको परिभाषित करना है और दूसरी है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, इसको भी हमें परिभाषित करना है मुख्य हेडिंग बना करके। तो हमारा प्रमुख नोट्स बहुत अच्छा तैयार होगा और हमें साथ साथ याद भी करना है। अब देखिए मुख्य बात कि इन परिभाषाओं के अलावा फिर आता है कि जो ये महंगाई है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, मान लो मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि होती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रास्फीति की पूर्ति में तेज वृद्धि। पहला कारण कि मुद्रास्फीति के कारण बताओ। अब देखिए प्रश्न ये बनता है कि मुद्रास्फीति के कोई दो कारण बताइए, एक नंबर का प्रश्न। तो हमारे को प्रमुख है मुद्रास्फीति की पूर्ति में तेज वृद्धि, औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादों में धीमी वृद्धि। ये दो कारण हम बता सकते हैं, लेकिन इसमें अपने को आगे नेक्स्ट अनेक कारण बताए गए हैं। जैसे पहला है मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि। अब देखिए मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि कहते हैं कि बहुत से अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण मुद्रा की पूर्ति की आवश्यकता से अधिक होना है, अगर हम आवश्यकता से अधिक मुद्रा छाप देंगे, जैसे मान लो हमारी मुद्रा छापता है आरबीआई बैंक, आप सभी जानते हो आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो 1 अप्रैल 1935 को हमारी इसकी स्थापना हुई थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तब से ये हमारे आरबीआई ही मुद्राओं को छापने का काम कर रहा है। तो कहते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है, अगर हम मुद्रा ज्यादा छाप देंगे तो अत्यधिक मुद्रा अपेक्षाकृत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ती रहेगी। कहते हैं कि जहां कम वस्तुएं होगी तो हम मुद्रा को अधिक जो है पीछे भागेगी, अधिक से अधिक वस्तुओं के दाम बढ़ाएंगे, क्योंकि वस्तुएं कम है और मुद्रा हमारे पास ज्यादा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि कीमत स्तर पर समग्र मांग का स्तर समग्र पूर्ति से अधिक हो जाता है। तो जब कीमत स्तर पर समग्र मांग का स्तर समग्र पूर्ति से अधिक हो जाता है तो कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो पहला मुद्रास्फीति बढ़ने का कारण हो गया कि मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि, यानी मुद्रा को अधिक छापना, ये महत्वपूर्ण कारण है। अगर मुद्रा आवश्यकता से ज्यादा छपी रहेगी, हमारे पास जेब नोटों से भरे रहेंगे, तो हम कोई भी वस्तु के दाम लगाने में हिचकिचाएंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे और हम अधिक से अधिक जो है उसके दाम बढ़ाएंगे, कीमत बढ़ाएंगे। तो कीमत बढ़ाने पर मुद्रास्फीति अपने आप ही बढ़ती है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति में हमने तेज वृद्धि कर दी। तो हमारी मुद्रा में तेज वृद्धि कौन कर सकता है? आरबीआई कर सकता है। अगर आरबीआई बैंक मुद्रा को ज्यादा छाप दे तो अपनी आप ही वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग जिनके पास धन होगा तो कोई भी वस्तु के दाम अधिक से अधिक देना प्रारंभ कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादनों में धीमी वृद्धि। अब देखिए, औद्योगिक जो उद्योगों में वस्तुएं बन रही है, जैसे मान लो कोई भी वस्तु बना रहे हैं तो उनमें अगर वस्तुएं कम बनाई जाए उद्योगों में, कहते हैं उद्योग हमारा द्वितीय सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र है, तो द्वितीय क्षेत्र में वस्तुएं कम बनेगी तो अपने आप ही वस्तुओं के दाम जो है बढ़ जाएंगे। कहते हैं 1965 से 1985 के मध्य उद्योगों का निष्पादन बहुत निराशाजनक रहा। निष्पादन का मतलब जो उत्पादन किया वो बहुत कम किया, क्योंकि उत्पादन कम हो रहा था। तो इस प्रकार हमें अनेक कारणों से औद्योगिक उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि रही। तो हमें उद्योग मांग को संतुष्ट करने में असफल रहे, तो अपनी आप ही कहते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में मांग के आधिक्य ने कीमतों को तेजी से बढ़ाया, क्योंकि उद्योग वस्तुओं का निर्माण नहीं कर पाए, और उद्योग वस्तुओं का निर्माण नहीं कर पाए तो आपको पता है वस्तुएं जब लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो बहुत सी समस्या उत्पन्न हो जाती है और वस्तुओं के दाम अपने आप ही बढ़ जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि भी एक प्रमुख कारण है प्रमुखतः मुद्रास्फीति का। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।